Good morning, class. Welcome to the next lecture of financial market. ये class so पिछले lecture में हमने basically discuss किया था कि how how can long-term determinants of exchange rate influence the expected exchange rate. ठीक है, तो हमने कुछ factor discuss किए थे like expectation of a fall in relative price levels, expectation of higher American trade barriers, expectation of lower American imports, expectation of higher American export demand, फिर expectation of higher productivity in America. ठीक है. So in this lecture, we will discuss basically we will discuss the relationship between nominal interest rate and real interest rate. ठीक है, फिर हम देखेंगे अगर इनमें से nominal interest rate change होता है, basically आपका जो exchange rate है, ठीक है, nominal interest rate का जो effect है on your exchange rate, ठीक है, हमने यही पढ़ा था कि अगर आपका exchange rate कम हो जाए तो it leads to हमने पढ़ा था अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो इट लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स और उसकी वजह से आपका एक्सचेंज रेट कम हो जाता है. ठीक है, बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट. ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि एक चीज़ होती है रियल इंटरेस्ट रेट और एक चीज़ होती है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट का जो है एक्सचेंज रेट पे जो इफेक्ट होता है इट विल एक्चुअली डिपेंड ऑन द फैक्ट कि वेदर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन रियल इंटरेस्ट रेट या किसी और वजह से हो रहा है. ठीक है, तो अगर आप देखें तो इनफैक्ट होता ही है कि इफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन रियल इंटरेस्ट रेट. ठीक है, यानी कि अगर रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कांस्टेंट रहती है, ठीक है, तो ज़ाहिर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, दैट विल एक्चुअली कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स. ठीक है, विच लीड्स टू एन एप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर. ठीक है, ठीक है, इसी तरह if अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर जाए बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन रियल इंटरेस्ट रेट सो दैट वुड डेप्रिशिएट द यूएस डॉलर. ठीक है, ये वही चीज़ है जो हम इंटरेस्ट रेट के बारे में एक्चुअली पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो अगर रियल इंटरेस्ट रेट की वजह से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो तो इसका इफेक्ट वही होता है जो आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट द एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज, या आप कह सकते हैं इट विल लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर. ठीक है, इसी तरह अगर आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ अ डिक्रीज इन रियल इंटरेस्ट रेट ओनली, अज्यूमिंग एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कांस्टेंट रहती है. ठीक है, तो उस केस में भी बिकॉज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो ओवरऑल कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अ, आपकी जो डिमांड है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जब भी कम होगा इट विल लीड टू अ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स. ठीक है, एंड उसका असर आपको पता ही है फिर एक्सचेंज रेट पे क्या होता है. बिकॉज अगर डिमांड कम हो जाती है देन योर एक्सचेंज रेट इस तरह से चेंज होता है दैट द यूएस डॉलर डेप्रिशिएट्स. ठीक है, जब वो डेप्रिशिएट करता है तो ज़ाहिर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो है नीचे आ जाता है. अच्छा, ये तो सिंपल हो गया. ठीक है, अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट की वजह से इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो उसका इफेक्ट एक्सचेंज रेट पे क्या होगा, दैट इज क्वाइट सिंपल. ठीक है ना, जो चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है वो है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. ठीक है, लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहता है लेकिन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चेंज होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ अ चेंज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ओनली. ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है, लेट्स से कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है बिकॉज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है, रियल इंटरेस्ट रेट बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, सो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है, तो इन दैट केस पे एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ता है. थिंग इज अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जब भी इंक्रीज करेगी दैट विल लीड टू अ लोअर एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट. ठीक है, तो जब फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट जो है या एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट कम होगा तो इसका मतलब है कि डिमांड फॉर डोमेस्टिक एसेट्स जो है वो फॉल करेगी. ठीक, और जैसे डिमांड फॉर डोमेस्टिक एसेट्स फॉल करती है दैट लीड्स टू अ depreciation of the US dollar which means a decline in exchange rate. ठीक, ठीक है, तो वैसे तो अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो इट ऑलवेज लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स. ठीक है,
लेकिन अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सिर्फ इस वजह से इंक्रीज कर रहा है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज करी है, so that will lead to a decrease in demand for domestic assets causing a decline in exchange rate. ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने इस लेक्चर में पढ़नी है, दैट इज व्हाट हैपेंस टू एक्सचेंज रेट इफ मनी सप्लाई इंक्रीजेस। ठीक है, अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई इंक्रीज कर देती है फॉर वट एवर रीज़न, ठीक है, लेट्स से गवर्नमेंट कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए द गवर्नमेंट इंक्रीज मनी सप्लाई, तो क्या होगा, if money supply increases that leads to a higher price level in the US, ठीक है, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स। तो जब प्राइस लेवल ज़्यादा होगी, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब प्राइसेस ज़्यादा होती है तो उसका एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, when prices are higher it leads to a lower expected future exchange rate, so a lower future expected exchange rate का क्या मतलब है, a lower demand for domestic assets, ठीक है, so यानी कि जब demand for domestic assets decrease करेगी, तो obviously it will lead to a depreciation of the dollar and a decline in the exchange rate, ठीक है। On the other hand, if your money supply decreases, ठीक है, money supply अगर decrease करेगी तो उसका exactly opposite effect होगा, ठीक है, it will lead to an increase in expected future exchange rate and उसकी वजह से जो है आपका demand for domestic assets will increase and that will lead to appreciation of the US dollar, ठीक है, in other words that will lead to an increase in exchange rate, ठीक है। ठीक है, होता है यदि मनी सप्लाई इंक्रीज करती है, ठीक है, तो आपकी जो है प्राइस लेवल इंक्रीज करते हैं, बट एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस द रियल मनी सप्लाई, ठीक है, तो रियल मनी सप्लाई इज जस्ट मनी सप्लाई एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। आई होप आप इसको पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो इन सिंपल वर्ड्स रियल मनी सप्लाई इज जस्ट मनी सप्लाई एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। जब रियल मनी सप्लाई इंक्रीज करती है तो इट रिड्यूसेस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली डिमांड ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स डिक्रीजेस, ठीक है, एंड दैट लीड्स टू अ लोअर एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने दो मेन चीज़ें पढ़ी, हमने कहा कि अभी इंटरेस्ट रेट सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट को एक्चुअली हम कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इंटरेस्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, जब हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का जो इफेक्ट है ऑन एक्सचेंज रेट, इट एक्चुअली डिपेंड्स कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो दैट लीड्स टू अ हायर डिमांड फॉर डोमेस्टिक एसेट्स एंड दैट लीड्स टू अ हायर एक्सचेंज रेट, ठीक है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, बिकॉज एक्चुअली एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ता है, इट इज डिटर्मिन्ड बाय व्हाट इज कॉजिंग द एक्चुअल इंक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, कि क्या वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है सिर्फ रियल इंटरेस्ट रेट की वजह से इंक्रीज कर रहा है या सिर्फ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने मन देखा है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ मनी सप्लाई ऑन एक्सचेंज रेट, ठीक है। मनी सप्लाई जब इंक्रीज करेगी इट विल लीड टू हायर प्राइस लेवल्स, जब प्राइस लेवल्स बढ़ते हैं तो इट लीड्स टू अ लोअर एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट, और जब लोअर एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट होगा तो ज़ाहिर है देयर विल बी अ लोअर डिमांड फॉर डोमेस्टिक एसेट्स, और उसकी वजह से आपका जो एक्सचेंज रेट है इट विल डिक्रीज, ठीक है। इसको थोड़े इसके थोड़े ग्राफ्स देख लेते हैं, ठीक है, ग्राफिकल ज़बान में इसको देख।
Okay, so this graph basically shows the effect of increase in expected inflation. ठीक है, जब expected inflation increase करती है तो basically क्या होता है? It leads to a decrease in demand. तो ज़्यादा जो demand decrease करेगी तो आपका जो new equilibrium exchange rate होगा, it will be at a lower point. ठीक है. ठीक है. So that's the only graph which we need to. ठीक है. So एक और concept है exchange rate overshooting का. ठीक है. Exchange rate overshooting जो concept है, it comes from a theory जिसको हम कहते हैं monetary neutrality. ठीक है. It's a theory in monetary theory का ऐसा है. ठीक है. इसको कहते हैं monetary neutrality. It states that in the long run, a one-time percentage rise in the money supply is matched by the same one-time percentage rise in the price level, leaving unchanged the real money supply. And all other economic variables such as interest rates. ठीक है. So important thing to remember is कि अगर आपका जो है इसको थोड़ा सा एक चीज़ दोबारा देख लेते हैं. ठीक है. इस थ्योरी का एक्चुअली वी लीव इट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे थ्योरी ऑफ मॉनेटरी ये एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग और मॉनेटरी न्यूट्रलिटी. ठीक है. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. फॉर टाइमिंग आई विल जस्ट लीव दिस पैराग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू. इसको थोड़ा सा रीड करें. ठीक है. तो ये पेज नंबर देख लें जो भी है. इसका पेज नंबर 1 था और 450. ठीक है. पोस्ट 450 पे है. इसको थोड़ा सा रीड करें and I will discuss it probably in the next lecture. ठीक है. ठीक है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग का एंड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी, इट इज समराइज्ड इन दिस पैराग्राफ. ठीक है. फिगर 8 में समराइज किया होगा इसको. ठीक है. तो बेसिक थिंग हो इसमें ये चीज़ है कि हम जब कहते हैं ना मनी सप्लाई जब इंक्रीज होती है उसकी वजह से डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज करते हैं. ठीक है. सो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स ओनली डिक्रीज इन द शॉर्ट रन एक्चुअली. ठीक है. इन द लॉन्ग रन जो है वो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करके अपने पुराने लेवल पे आ जाते हैं. ठीक है. सो दैट इज समथिंग टू रिमेंबर. इसको हम और डिस्कस करेंगे दोबारा से इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. Okay. So until the next lecture, bye and take care.